राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा खत्म हो गया, सिंपल सा एएस था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एएस 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। स्टार्ट करते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, राइट, मतलब सिंपल है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से एसेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एज दिस इज कवर्ड अंडर AS7, राइट। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, देखो एक चीज समझो, जब हम इन्वेंट्री बोलते हैं तो इन्वेंट्री में 3 टाइप की इन्वेंट्रीज होती है, राइट। आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। इन्वेंट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, राइट। जब भी हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस सुनते हैं तो हमको लगता है यार ये तो इन्वेंट्री है ना। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क इन प्रोग्रेस है, मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग अभी बनी नहीं, बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए तो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ ना। लेकिन ये हम लोग ये AS2 में कवर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7, राइट। तो कभी भी याद रखना, अगर किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो फिर वो किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होता है। हाँ। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, टीचर्स हो गए, सीए हो गया, डॉक्टर्स हो गए, सीएमए हो गया, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स है, राइट। ये अपना सर्विस देने के टाइम पर अगर कुछ इनका वर्क इन प्रोग्रेस है, सर्विस चल रही है ना, बराबर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा सर्विस का वर्क इन प्रोग्रेस है, ये भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। शेयर, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन, अब जो ब्रोकर होता है उसका, उसके स्टॉक में शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये भी इसमें कवर नहीं होगा। फोर्थ, इन्वेंटरीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑयल, ores and gases to the extent that they are measured at net realizable value in accordance with well established practices in those industries. और क्या क्या कवर नहीं होगा? जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जो लाइफ स्टॉक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, लाइफ स्टॉक हो गया, एनिमल्स, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ट्री वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। और जो मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल्स है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, पेट्रोल बनता है जिससे, ओर्स है, गैसेस है, ये भी यहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, अब एक्चुअल इन्वेंट्री में क्या आएगा वो हम लोग देख रहे हैं, क्या नहीं आएगा पहले वो देख लिया, अब क्या क्या कवर होगा। तो सिंपल देखो, इन्वेंट्रीज आर assets that are held for sale in ordinary business, example finished goods, ठीक है। सिंपल सी चीज याद रखो, आपने कुछ आपके पास रखा है, ऐसा कोई एसेट अगर आपने आपके पास रखा है और आप उसको बेचने वाले हो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने उसको सेल करने के लिए रखा है, तो उसको इन्वेंट्री मानेंगे। एग्जाम्पल, हमारी कंपनी कैलकुलेटर सेल करती है, तो हमने कैलकुलेटर हमारे पास रखे हैं बहुत सारे, क्यों रखे हैं? सेल करने के लिए, तो ये इन्वेंट्री माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेल करने के लिए रखा है ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर बेचना मेरा काम है, ये मेरा गुड्स है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मशीनरी की लाइफ खत्म हो गई, उसको रिटायर कर दिया हमने, और हमने उसको रखा है सेल करने के लिए। तो मशीनरी को मैंने रखा है सेल करने के लिए, तो क्या वो एसेट बनेगा? क्या वो इन्वेंट्री माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसको सेल करूंगा तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थोड़ी ना सेल करूंगा, मेरा मशीनरी सेल करने का बिजनेस थोड़ी है, राइट। तो अगर आपने उसको हेल्ड किया है फॉर सेल, तो याद रखना इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब वो काम होना चाहिए आपका बेचने का, तो उसको आप क्या मानोगे? इन्वेंट्री। सेकेंड, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, अब जो आप सेल करोगे ना, राइट, फिनिश गुड, उसका प्रोडक्शन करने के टाइम पर अगर प्रोसेस चल रहा है, अभी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ना तो वो रॉ मटेरियल है, ना तो अभी वो कंप्लीट हुआ, फिनिश गुड भी नहीं बना, इनकम्प्लीट है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी हमारा इन्वेंट्री माना जाएगा।
in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of service, right? अब जो फिनिश गुड हम बना रहे थे, है ना, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए और आपने वो रॉ मटेरियल रखा हुआ है, रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपको उसको यूज करके फिनिश गुड का प्रोडक्शन करना है, बराबर है? वो रॉ मटेरियल भी आपका इन्वेंट्री माना जाएगा। क्लियर? ठीक है। अगर आप सर्विस देने के लिए कुछ मटेरियल आपके पास होल्ड कर रहे हो, अब हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाने के लिए हमने मान लो कि पेन, राइट, या मार्कर हो गया, इंक हो गया, ये हमने हमारे पास रखा है, तो ये भी हमारा इन्वेंट्री है। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वो खाली याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं कोई इन्वेंट्री खरीदता हूं, मान लो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे, कौन से कॉस्ट ऐड करेंगे और कौन से कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप समझो, सपोज ये सप्लायर है, रॉ मटेरियल का सप्लायर है, ठीक है, और ये है आपका वेयर हाउस, ये है आपका वेयर हाउस, राइट? आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, है ना, रॉ मटेरियल परचेज किया और ये रॉ मटेरियल ट्रक में लोड करके आपके पास आ रहा है, ठीक है? आपके वेयर हाउस में पहुंचने तक जो भी नॉर्मल खर्चा होगा, आई रिपीट, आपके वेयर हाउस में पहुंचने तक जो भी नॉर्मल खर्चा होगा, नॉर्मल मतलब वो खर्चा वैसे भी होने वाला था, ऑर्डिनरीली वो खर्चा होता ही है, सिंपल। जब आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदोगे तो सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, परचेस प्राइस नॉर्मली पे करना पड़ेगा, वो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आएगा। फिर आपको उसको ट्रक में लोड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, फैक्ट्री में आने के बाद उसको अनलोड करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। रास्ते में लॉस होगा, एक्सीडेंट होगा तो उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, राइट? जब आप इंपोर्ट करते हो ना दूसरे कंट्री से कोई रॉ मटेरियल, मान लो चाइना वगैरह से आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको, रास्ते का इंश्योरेंस, वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब समझो, आपके वेयर हाउस तक पहुंचने तक का जो भी खर्चा है सब ऐड करो, पर वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? अगर एबनॉर्मल है तो इसमें ऐड नहीं होगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो क्या क्या ऐड नहीं करना? एबनॉर्मल है तो ऐड नहीं करना। एबनॉर्मल मतलब क्या है कि जो नॉर्मली इनकर नहीं होता है, वो खर्चा नॉर्मली इनकर नहीं होता है, नॉन रिकरिंग टाइप का है। सिंपल एग्जांपल है, मान लो कि आपने ट्रक ओवरलोड कर दिया, पुलिस वाले ने पकड़ा और आपको पावती दी 500 रुपए की, पेनाल्टी लगाई, फाइन लगाई, ये एबनॉर्मल है। ये 500 रुपए आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो ना, ठीक है? तो अब वेयर हाउस में आ गया, उसके बाद का जो खर्चा है आफ्टर वाला, ये बिफोर वाला खर्चा है, बिफोर रीचिंग द वेयर हाउस। आफ्टर रीचिंग द वेयर हाउस वो सारा का सारा भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। क्लियर? तो कैसे याद रखेंगे? वेयर हाउस तक पहुंचने का जो नॉर्मल खर्चा है वो सारा आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, यानी आपने सप्लायर को जो परचेस प्राइस दिया होगा वो परचेस प्राइस, ये तो आएगा, है ना? इसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंपोर्ट किया है दूसरे कंट्री से तो कस्टम ड्यूटी, राइट? कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दोनों भी लगता है, जब आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है। लोकली खरीदा तो जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेस है, ये आपको ऐड करना है। लेकिन कब ऐड करोगे? अगर आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, राइट? अब जिनको नहीं पता क्रेडिट क्या है, वो ये समझो कि आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्ट मीनिंग क्रेडिट का रिफंड नहीं होता है, लेकिन अगर क्रेडिट का मतलब नहीं पता
तो आप समझो कि ये टैक्स आपको रिफंड मिलता है और नहीं भी मिलता है। क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। जनरली क्रेडिट मिलता है सबको, मतलब जो टैक्स आपने दिया खरीदने के समय वो आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न मिलने वाला है तो फिर तो वो तो आपका खर्चा हुआ ही नहीं ना। आप इमेजिन करो, मैंने 1000 रुपीज का जीएसटी दिया सप्लायर को परचेज करते समय, वो 1000 रुपीज मुझे वापस मिलने वाले हैं, वो मेरा खर्चा ही नहीं है, तो मैं ऐड नहीं करूंगा। पर अगर मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं तो वो मेरा खर्चा हुआ, मैं ऐड करूंगा। राइट, विच आर नॉट रिकवरेबल, या ये समझो कि जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो ऐड करना। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, खरीदने के लिए या वेयरहाउस तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होगा सब ऐड करना पड़ेगा। फ्रेट, भाड़ा, है ना, कैरेज बोल सकते हो। क्या माइनस करेंगे? तो अगर आपको सप्लायर ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो माइनस करना, याद रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, माइनस कर लो, क्योंकि आपको पैसा वापस आ रहा है ना बेटा, तो आपका खर्चा कम हो रहा है, माइनस कर लो। उसके अलावा अब यहां तक क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। यहां तक क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज हो गया, मतलब मटेरियल आपके गोडाउन में पहुंच गया, यहां तक का खर्चा आ गया। क्या क्या ऐड किया मैंने इसमें, वापस से देखो। सप्लायर को जो परचेज प्राइस दिया वो, प्लस जो भी लोडिंग चार्जेस हुआ, अनलोडिंग हुआ, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस, सब ऐड करो। क्या माइनस करेंगे? हाँ, जीएसटी कब ऐड करेंगे, कब ऐड नहीं करेंगे, राइट। इसके लिए पॉइंट आपको लिखना है तो लिख लो, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। अगर क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट आपको मिलने वाला है, यानी ये समझो कि रिफंड मिलने वाला है, रिफंड मिलेगा तो ऐड नहीं करना, नॉट टू बी एडेड। क्यों ऐड नहीं करना? क्योंकि ये मेरा खर्चा ही नहीं है, वापस आने वाला है ना। क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, यानी आपको ये जीएसटी आपने दे तो दिया सप्लायर को, पर आपको ये रिटर्न नहीं मिलने वाला है, इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आपका खर्चा हुआ, आपका खर्चा हुआ तो ऐड करना पड़ेगा, एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेस। ये एक चीज याद रखो, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट मिला, माइनस कर दो। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट मुझे मिल गया, ये वाला जो गोडाउन में पहुंचने तक का आया वो। इसके बाद अब क्या होगा? वो रॉ मटेरियल फिर फैक्ट्री में जाएगा प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो अभी तक हमको रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिला बेटा, रॉ मटेरियल के कॉस्ट में तो उतना ही कॉस्ट ऐड करेंगे वेयर हाउस में पहुंचने तक का, लेकिन जब वो फैक्ट्री में जाएगा तो फिर फिनिश गुड बनना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है। तो अब मुझे फिनिश गुड का अगर कॉस्ट फाइंड करना है तो मुझे ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर जो वेजेस लग रहा है वो भी ऐड करना पड़ेगा। फैक्ट्री में अगर मुझे ओवरहेड्स लग रहा है, पावर, हमने सारा कॉस्टिंग में पढ़ा है बेटा, सारे ओवरहेड्स भी ऐड करने पड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो हमको फिनिश गुड का कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहां तक अपना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। अब डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करो, एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ये भी कॉस्टिंग में पड़ा हुआ है ओवरहेड टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये ऐड कर लो। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि यहां से, अब ये मेरा फैक्ट्री का एरिया है, दिस इज माय फैक्ट्री। ठीक है, तो फिर ये रॉ मटेरियल वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट होके फैक्ट्री में जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फिनिश गुड के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के कॉस्ट में नहीं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो वेयर हाउस में पहुंचने तक का जो खर्चा है वही है, उसके बाद का खर्चा रॉ मटेरियल का कॉस्ट माना नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद का खर्चा फिनिश गुड के कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो फिनिश गुड के कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट ऐड करने की?
प्रोडक्शन होने तक का नॉर्मल खर्चा ऐड करना पड़ेगा, राइट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना, वेयर हाउस में पहुंचने तक का नॉर्मल खर्चा, फिनिश गुड की कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना, तो प्रोडक्शन रेडी होने तक का नॉर्मल खर्चा ऐड करना, ठीक है। तो फिर उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो वेयर हाउस में पहुंचने तक की मिल गई थी, वो ले लिया। डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में लगेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, पावर का बिल, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, वो सारा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मान लो ये रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, हाँ। अब क्या हुआ, यहां से फिनिश गुड रेडी हो गया, राइट। ये रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके गया कहाँ पे, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री से फिनिश गुड रेडी हो गया और वो वापस से वेयर हाउस में गया। ये वेयर हाउस कौन सा है, फिनिश गुड का वेयर हाउस है, बराबर है। अब फिनिश गुड का स्टॉक कहाँ रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा, पहुंचने के बाद का नहीं, फिनिश गुड के वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा। तो हो सकता है कि फैक्ट्री से जो फिनिश गुड निकला वो ट्रांसपोर्ट होके वेयर हाउस तक गया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करो। एक बार गुड्स फिनिश गुड के वेयर हाउस में पहुंच गए, फिर उसके बाद का खर्चा, मतलब हो सकता है वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का लाइट बिल, ये सारा खर्चा बाद का है बेटा, ये फिनिश गुड के वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। तो आई रिपीट, रॉ मटेरियल के वेयर हाउस तक पहुंचने तक का खर्चा रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करो, फिनिश गुड के वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा फिनिश गुड इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करो, ठीक है। यहां तक हो गया। तो अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब सिंपल, अभी फिनिश गुड कहां पे है, फिनिश गुड के वेयर हाउस में, उसको वहां तक लाने का, उस कंडीशन में लाने का जो भी खर्चा है वो भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है। आ जाओ फिर, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मिल गए हमको, हाँ। अब क्या क्या कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, मैंने बताया, एबनॉर्मल मटेरियल और लेबर। एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल नाम से जो भी खर्चा आएगा, लॉस आएगा, ऐड नहीं करना, उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर डेबिट कर लेना। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। अब ये चीज समझना, मैंने क्या बोला बेटा, रॉ मटेरियल वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगा, मतलब उसके पहुंचने के बाद का वेयर हाउस का जो खर्चा है, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का लाइट बिल, वहां पे जो काम कर रहे हैं उसकी सैलरी, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, हाँ। अब फिर वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया, प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड बन गया। अब फिनिश गुड वेयर हाउस में पहुंच गया, तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री में कौन सी कॉस्ट आएगी, तो फिनिश गुड के वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा आएगा, राइट। पहुंचने के बाद वेयर हाउस का जो खर्चा है, वेयर हाउस का रेंट, उसका लाइट बिल, वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनका इंश्योरेंस वेयर हाउस का, वो कुछ भी ऐड नहीं होगा, राइट। एक एक्सेप्शन है कि जहां वेयर हाउस का खर्चा भी फिनिश गुड में ऐड होगा, एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा, कि जहां फिनिश गुड को स्टोर करना जरूरी है सेल के पहले। बहुत बार क्या होता है बेटा, देखो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, आई वुड से 99.99% क्या होगा, फिनिश गुड बनाया आपने और वो बनाते ही रेडी टू सेल हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर बनाया, रेडी टू सेल है, मोबाइल बनाया, रेडी टू सेल है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जहां पे प्रोडक्शन होने के बाद आप उसको तुरंत सेल नहीं कर सकते, उसको स्टोर करना जरूरी होता है। मुझे आप बताओ, दही आपने जमाया, तुरंत सेल कर सकते क्या कर्ड को, नहीं, उसको रखना पड़ेगा आपको एक रात तक। चीज जब बनती है तो चीज को आप तुरंत सेल नहीं कर सकते, उसको रखना पड़ता है मैच्योर होने के लिए। वाइन बनाते हो तो वाइन को आप तुरंत सेल नहीं कर सकते, उसको रखना पड़ता है कुछ समय तक प्रोसेसिंग के लिए, राइट। तो अगर स्टोरेज करना जरूरी है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट कंप्लीट माना जाएगा, उसके बाद ही वो सेल हो पाएगा, तो वो वाला स्टोरेज कॉस्ट फिनिश गुड के इन्वेंट्री में ऐड हो सकता है। क्लियर है,
चल डन। तो स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं करना है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। ठीक है। Third, administrative overheads that do not contribute to bringing the inventory to their present location and condition. रॉ मटेरियल या फिनिश गुड की इन्वेंट्री को आज वो जिस जगह पर है, जिस कंडीशन में है, उस प्लेस और उस कंडीशन में लाने के लिए अगर वो खर्चा नहीं हुआ है, कौन सा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, ये ऐड नहीं करना। मैंने बताया था आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। डन। अब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट का फॉर्मूला यानी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। कॉस्ट तो हमने ला लिया ना बेटा, है ना, मैंने बता दिया ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फिनिश गुड की कॉस्ट में क्या क्या आएगा। लेकिन बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड कौन से अमाउंट पे करेंगे, हाँ, तो ध्यान से देखना। कॉस्ट फॉर्मूला, आइटम ऑफ इन्वेंट्री, दो कॉलम बनाए हैं मैंने, आइटम ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट फॉर्मूला टू बी यूज फॉर आइटम्स दैट आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। समझो, बहुत सिंपल है। ऐसा रॉ मटेरियल के जो नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है, वो इंटरचेंजेबल नहीं है। सिंपल सी चीज समझो, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, राइट। अब मेरे पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अगर मैं रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए बनाने के लिए यूज करूं या वही रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बी बनाने के लिए यूज करूं, तो फिर वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, इंटरचेंजेबल। ए के लिए भी यूज कर सकते, बी के लिए भी यूज कर सकते, राइट। लेकिन ऐसा कोई रॉ मटेरियल है जो ए के लिए यूज हो सकता है लेकिन बी के लिए नहीं, तो वो क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, राइट। सिंपल, मेरे गोडाउन में आयरन रखा हुआ है, मैं प्लास्टिक की चेयर बनाता हूँ, आयरन की चेयर बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली वो आयरन यूज करके मैं आयरन की चेयर ही बनाऊंगा। वो आयरन यूज नहीं हो सकता प्लास्टिक की चेयर बनाने के लिए, मतलब आयरन क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ऐसे रॉ मटेरियल के लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है ऐसे रॉ मटेरियल को सेपरेट वैल्यू करेंगे। तो ऐसे जितने रॉ मटेरियल आपके पास है, इन सबको सेपरेट वैल्यू करो, अलग अलग, इंडिविजुअल। ठीक है। और अदर आइटम्स, और अदर मतलब ऐसे रॉ मटेरियल जो इंटरचेंजेबली आप यूज करते हो, है ना, उसके लिए क्या करना है, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करो या वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो। अब हमने कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल टॉपिक में बेटा ये सीखा हुआ है। ठीक है। अब आपसे बोला कि सर हमने तो लीफो भी सीखा था, सिंपल एवरेज भी सीखा था, बेस स्टॉक मेथड भी सीखा था, है ना, तो सीखा था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिकमेंडेशन है कि दो में से कोई भी एक यूज करो तो बेटर है, कौन सा, फीफो और वैम, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। हमने कॉस्टिंग में बहुत सारे मेथड सीखे थे, एएस खाली ये दो रेकमेंड करता है। क्लियर है? अच्छा, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ध्यान से सुनना। द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। अब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया है बहुत बार, राइट। फाइनल अकाउंट में जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना, देखो एक एडजस्टमेंट आती है, क्लोजिंग स्टॉक, राइट, आगे दिया होता है उसकी कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू। तो आप लोगों को सिखाया गया होगा विच एवर इज लेस लेने का, राइट। तो सिंपल सा रूल है बेटा, जो भी इन्वेंट्री होती है ना उसको हम लोग कॉस्ट या एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेचेंगे तो बेचकर नेट कितना पैसा हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं एनआरवी। कॉस्ट, ये कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, गोडाउन में रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में पहुंचने तक का खर्चा, फिनिश गुड का कॉस्ट, फिनिश गुड के गोडाउन में पहुंचने तक का खर्चा, बराबर है। ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से करना पड़ेगा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। एनआरवी में क्या आएगा बेटा, एनआरवी के अंदर सेलिंग प्राइस लेना, मतलब किस प्राइस में आप बेचोगे, ठीक है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब ध्यान से सुनना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये क्यों माइनस कर रहे हैं,
अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ये इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने का जो खर्चा आएगा वो सेल में से माइनस करना पड़ेगा। आप समझो ना बेटा, जो सेल होगा वो तो फिनिश गुड होगा। आप किसको सेल करोगे? इनकम्प्लीट को सेल करोगे क्या? नहीं, आप फिनिश गुड को सेल करोगे। तो सेल हो गया फिनिश गुड का, राइट। लेकिन बेटा वो फिनिश गुड तो अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने का जो खर्चा आएगा वो तो लेस करना पड़ेगा ना। तो जो कंप्लीट करने का खर्चा आएगा वो माइनस करो। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, और फिर सेल करने का जो खर्चा आएगा वो भी माइनस करो। अब सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है एजेंट वगैरह को, वो सारा खर्चा माइनस करो। क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ सोचकर, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन मान लो फिनिश गुड है, रेडी टू सेल है, हाँ फिनिश गुड है, तो उसका एनआरवी कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। ये जो मैंने मार्क किया है ना एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये आएगा ही नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि फिनिश गुड पहले से ही कंप्लीट है। ठीक है। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है तो फिर सेलिंग प्राइस लेना फिनिश गुड वाली, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करना, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, ये दोनों माइनस करना। क्लियर? तो फिर से बताता हूं, ये फॉर्मूला वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालने का है। फिनिश गुड का एनआरवी निकालना है तो फिर ये एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगा। क्लियर है? आगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। देखो ये जो वैल्यूएशन था, हाँ ये फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमने देखा। दिस इज फॉर फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस करना। एनआरवी कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल समझना, मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है। रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस यूज नहीं होता है। सोचो क्यों? रॉ मटेरियल हमने खरीदा है प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है। एनआरवी का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेचकर कितना पैसा हमको मिलेगा। तो रॉ मटेरियल थोड़ी बेचने वाले हैं हम लोग, तो उसका एनआरवी तो आपको मिलने वाला नहीं है कहीं से। हाँ कॉस्ट उसकी रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से सुनना। पहली बात, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से उसका वैल्यूएशन नहीं होगा। हाँ। दूसरी बात, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट से करना कि एनआरवी से करना, विच एवर इज लेस से तो नहीं करना है। या तो कॉस्ट से करेंगे या तो एनआरवी से करेंगे। ठीक है। ये डिपेंड करेगा फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। मतलब वो रॉ मटेरियल अल्टीमेटली कहाँ कहाँ लगने वाला है? फिनिश गुड में लगने वाला है। मतलब वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनाने के लिए यूज होगा। तो फिनिश गुड का वैल्यूएशन कॉस्ट पे हो रहा है कि एनआरवी पे हो रहा है, वो देखो आप। उस पर डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा। अब समझो, मेरे पास फिनिश गुड है, ठीक है। अगर मैं फिनिश गुड को सेल कर रहा हूं एट प्रॉफिट, दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं फिनिश गुड को सेल करूंगा एट लॉस। ठीक है। अब आप समझना, फिनिश गुड का कॉस्ट है मान लो 1000 रुपीज, और इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, अब एनआरवी, ठीक है रुको, इसका मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं। कॉस्ट है 1000 रुपीज, यहां भी ले लेते हैं कॉस्ट है 1000 रुपीज, और उसकी सेलिंग प्राइस को एनआरवी बोल सकते हैं, जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे। हाँ एनआरवी। सेलिंग प्राइस है मान लो यहाँ पे 1200 रुपीज, और यहाँ पे एनआरवी सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज। अब आप समझो,
अगर मैं फिनिश गुड को प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा कॉस्ट कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। प्रॉफिट का मतलब वही हुआ ना बेटा, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहां पे मेरा जो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड आएगा वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी आएगा। हमने अभी देखा फिनिश गुड का वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करना है। कॉस्ट 1000 है, एनआरवी 1200 है, तो 1000 पे वैल्यू करेंगे, दैट इज एट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कम है, एनआरवी यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो विच एवर इज लेस कॉस्ट आएगा। तो फिनिश गुड का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2, कॉस्ट 1000 है, मैं 900 में सेल कर रहा हूं, मतलब मैं 100 रुपीज के लॉस से सेल कर रहा हूं, राइट। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड का वैल्यू यहाँ पे 900 रुपीज आएगा बेटा। बताओ क्यों? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट 1000 है, एनआरवी 900 है, दोनों का लोअर 900 है, और 900 एनआरवी वाला अमाउंट है। देखो ऊपर, एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस वाला अमाउंट है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर फिनिश गुड को प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट कम रहेगी, और विच एवर इज लेस वाला अमाउंट कॉस्ट ही आएगा, तो फिनिश गुड को हम कॉस्ट से वैल्यू करेंगे, फिनिश गुड इन्वेंट्री को कॉस्ट से वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर मैं फिनिश गुड लॉस पे सेल कर रहा हूं, लॉस पे सेल करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा, एनआरवी कम होंगी, तो विच एवर इज लेस क्या आएगा बेटा? एनआरवी आएगा। तो आप ऐसे याद रखना कि जब फिनिश गुड को प्रॉफिट पे सेल किया जाता है तो उसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है, क्योंकि कॉस्ट लोअर है। लेकिन अगर फिनिश गुड को लॉस पे सेल करेंगे तो फिनिश गुड इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एनआरवी से होगा, क्योंकि एनआरवी कम आएगी, राइट। अब ध्यान ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा। यहां पे बेटा रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा एट कॉस्ट। बताओ क्यों? क्योंकि फिनिश गुड का वैल्यूएशन कॉस्ट पे हुआ है, राइट। और यहां पे रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होगा वो एट एनआरवी होगा। बताओ क्यों? क्योंकि फिनिश गुड का वैल्यूएशन एनआरवी से हुआ है, राइट। तो ध्यान से सुनना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, ऐसे नहीं करना। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा कि फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, और फिनिश गुड भी कौन सा? वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड में लगने वाला है। तो अगर वो फिनिश गुड का वैल्यूएशन कॉस्ट से हो रहा है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी कॉस्ट से करना। वो फिनिश गुड का वैल्यूएशन एनआरवी से हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी एनआरवी से होगा। क्लियर है बेटा? तो ये नोट आप लोग कॉपी कर लो। चल ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। टू मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, राइट। अब कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, ये हम लोग यूज करेंगे फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करना कैसे? मान लो मेरे मेरे गोडाउन में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे वेयर हाउस में फिनिश गुड वेयर हाउस है। हमारे वेयर हाउस में ए, बी, एक्स और वाई, ऐसे 4 फिनिश गुड्स है, 4 फिनिश गुड्स है। ये चारों की जो कॉस्ट है, ठीक है, समझो इसकी लैक्स में ले रहा हूं मैं, हाँ, समझो इसकी 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, इन चारों का एनआरवी, इसका एनआरवी है बेटा 12 लाख, इसका एनआरवी है 7 लाख, इसका एनआरवी है 6 लाख, इसका एनआरवी है 8 लाख, बराबर है। अब फिनिश गुड है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस वाला टेक्निक यूज करना पड़ेगा वैल्यूएशन के लिए, मतलब जो वैल्यू आएगी कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस,
वो वाले अमाउंट को हम बोलेंगे कि फिनिश गुड का वैल्यू है। बैलेंस शीट में हम लोग वही अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, लोअर वाला अमाउंट। ठीक है, अब कैसे कैसे वैल्यूएशन करना, 4 फिनिश गुड मेरे पास है, ए बी एक्स वाई। क्लियर? तो पहले ये समझो कैसे नहीं करना है। हाँ, कैसे नहीं करना है। टोटल कॉस्ट कितनी होती है देखो, 10, 18, 25, 31 लाख होता है टोटल, राइट? टोटल एनआरवी करो कितना हो रहा, 12+7 19, 25, 33 लाख, बराबर है। इन दोनों का विच एवर इज लेस, इन दोनों का विच एवर इज लेस 31 लाख, राइट? ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना। मतलब टोटल अप्रोच फॉलो नहीं करना है, तो फिर क्या करना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दो अप्रोच देता है, दो टेक्निक्स देता है। कैसे? एक इंडिविजुअल टेक्निक, इंडिविजुअल मतलब ए का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस कितना होता है देख लो, 10 लाख लोअर, लोअर, राइट? बी का देख लो लोअर क्या आ रहा है, 7 लाख। सी एक्स का लोअर आ रहा है 6 लाख, वाई का लोअर आ रहा है 6 लाख, राइट? अब ये सारे लोअर को प्लस कर लो, तो 10+7+6+6 29, ये वैल्यूएशन होगा, ये करेक्ट तरीका है, दिस इज राइट वे। इसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टॉक मेथड, यानी हर एक का सेपरेट कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस कर लिया। ठीक है, देन ये एक तरीका है, ये अलाउड है। हाँ, ये इंडिविजुअल टेक्निक अलाउड है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल टेक्निक, अलाउड है। सेकेंड, ग्रुप टेक्निक, ये भी अलाउड है। ग्रुप टेक्निक यानी क्या, आप समझो। हमने क्या किया बेटा, हमारे जो 4 फिनिश गुड्स है ना, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आप 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। ठीक है, सिमिलर सिमिलर को एक एक ग्रुप में डाल दो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए और बी जो है, मान लो कि ये दोनों सोप्स है ना, एक वॉशिंग सोप है, एक बाथिंग सोप है। और एक्स और वाई जो है, मान लो ये दोनों भी दोनों शैम्पू है, राइट? तो सोप और शैम्पू मैंने 2 अलग अलग कैटेगरीज कर दिया। तो सिमिलर सिमिलर फिनिश गुड को आप एक ग्रुप में डाल दो। क्लियर? ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप वाइज कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस करो, ग्रुप वाइज। ठीक है, तो ग्रुप का कॉस्ट कितना है, पूरे ग्रुप का? ए और बी एक ग्रुप बनाया है मैंने, इसका कॉस्ट 10+8, टोटल 18 लाख कॉस्ट है। पूरे ग्रुप का एनआरवी, पूरे ग्रुप का एनआरवी कितना है, 12+7 19 लाख। इसका लोअर लेना 18 लाख, बराबर है बेटा? फिर दूसरा ग्रुप एक्स और वाई का है। इन दोनों की मिलाकर कॉस्ट कितनी हो रही है, एक्स और वाई की मिलाकर? तो 7+6 13 लाख। इनका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आ रहा है, 6+8 14 लाख। इसका लोअर 13 लाख। अब ये दोनों लोअर को प्लस कर लो, दोनों ग्रुप के लोअर को, तो 18+13, राइट? तो बेटा ये हो जाएगा आपका 31 लाख हो जाएगा। क्लियर? राइट? तो इंडिविजुअल अलाउड है, सबका सेपरेट कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस कर लो, बट सारे लोअर वाले को प्लस कर लेना, अलाउड है। ग्रुप कर लो, सारे ग्रुप का, अब एक ग्रुप का टोटल कॉस्ट, टोटल एनआरवी विच एवर इज लेस, दूसरे ग्रुप का टोटल कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, और लोअर लोअर वाला दोनों ग्रुप का प्लस कर लो, ये वैल्यू आ गया। क्या नहीं करना, टोटल सबका कॉस्ट ऐड कर लिया, सबका एनआरवी ऐड कर लिया, फिर विच एवर इज लेस किया, वो अलाउड नहीं है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, टू मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी। आइटम बाय आइटम मेथड मतलब इंडिविजुअल अलाउड है। ग्रुप ए बी अलग ग्रुप कर दिया, एक्स वाई अलग ग्रुप कर दिया, ये भी अलाउड है। नोट, द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी ऑन एग्रीगेट बेसिस इज नॉट परमिसिबल। ये एग्रीगेट बेसिस किया था मैंने ये पहले, सबका कॉस्ट ऐड कर लिया, सबका एनआरवी ऐड कर लिया, फिर विच एवर इज लेस कर दिया टोटल लेकर, राइट? ये अलाउड नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब अगेन मैंने पहले ही बताया था, रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, तीन चीजें हमको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अब यहाँ पे क्या डिस्क्लोजर करना है? तो सिंपल, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, यानी पीफो फॉलो किया है, लीफो फॉलो किया है, एक्सेट्रा, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, कॉस्ट फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ये लिया है, या फिर सिर्फ कॉस्ट से वैल्यू किया है, या सिर्फ एनआरवी से वैल्यू किया हुआ है? बराबर है? तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लेस कर लेना फॉर्मूला, और रॉ मटेरियल के लिए अगर फिनिश गुड का वैल्यूएशन कॉस्ट से हुआ है तो उसका रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी कॉस्ट से होगा। फिनिश गुड का वैल्यूएशन एनआरवी से हुआ तो वो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी एनआरवी। ठीक है? टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, सारे इन्वेंट्री की बुक वैल्यू कितनी है बताओ। कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने हमारे एग्जांपल में आइटम बाय आइटम मेथड फॉलो किया, इंडिविजुअल, राइट? तो लोअर कितना आया था बेटा अपना? 29 आया था ना लोअर, 29 इज द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बताओ। और ग्रुप मेथड फॉलो किया है तो 31 आया था, 31 बताओ। ठीक है? ये बुक वैल्यू हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री को जो क्लासिफाई किया था उसका अमाउंट बताओ। जैसे ये नॉट इंटरचेंजेबल वाला है, ये इंटरचेंजेबल वाला है, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ऐसे क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू और एबनॉर्मल लॉस ये कैसे लाना, ठीक है? अब समझना, आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग किया हुआ है ना? तो अगर प्रोसेस कॉस्टिंग अगर आपने अच्छे से किया हुआ है, जो कि किया ही होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है? तो समझना कि वैसे ही हम वैल्यूएशन करते हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्रोसेस कॉस्टिंग में पहले प्रोसेस अकाउंट बन जाता, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेते हम लोग, क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते, फिर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स फाइंड करते और उसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते, ठीक है? और फिर हम लोग उसका वैल्यूएशन करते। क्लियर है? तो यहां पर भी बेटा उसी तरीके से हमको हमारा वैल्यूएशन करना है। हाँ, अब पॉइंट समझो क्या है। पॉइंट ये है बेटा कि मान लो, से फॉर एग्जांपल कि मेरे गोडाउन में फैक्ट्री से 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और 1000 यूनिट्स हमने फिनिश गुड के वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिए। अब क्या हुआ, वेयरहाउस में नॉर्मल लॉस हुआ, समझो 10 यूनिट्स का, और एबनॉर्मल लॉस हुआ, दो लॉस हुए बेटा। नॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ 20 यूनिट्स का। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे वेयरहाउस में अब 970 यूनिट्स बचे, राइट? तो वो 970 को मैं गुड यूनिट्स बोलूंगा, क्योंकि ये 30 का तो लॉस हो गया ना, जो बचा वो गुड यूनिट्स है। वो गुड यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा? सपोज जो 1000 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया ना, इसका 1 लाख रुपीज कॉस्ट आया, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड सब मिलाकर 1 लाख रुपीज आए।
1000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट आया 1 लाख। अब मुझे करना क्या है बेटा, मुझे ये 1000 यूनिट के अंदर क्या क्या है बताओ। ये 1000 यूनिट्स यानी ₹1 लाख कॉस्ट है ना। इसको मुझे दो कैटेगरीज में डिवाइड करना। एक गुड यूनिट्स 970 यूनिट्स है, राइट। और एबनॉर्मल लॉस है 20 यूनिट्स। आप बोलोगे सर ये तो 990 हो रहा है, तो 990 ही होगा बेटा, क्योंकि जो 10 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है ना उसका वैल्यूएशन नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी याद करो, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कॉलम में हम स्क्रैप वैल्यू दिखाते हैं, उसका वैल्यूएशन नहीं करते। कंसाइनमेंट में भी मैंने आपको पढ़ाया होगा कि नॉर्मल लॉस का वैल्यू होता ही नहीं, उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता। जब वैल्यू ही नहीं है तो इंश्योरेंस कैसे होगा, है ना। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू होता है। अब डिफरेंस क्या है, तो नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, वो होने ही वाला है। एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल होता है। मान लो गोडाउन में से चोरी हो गई, एबनॉर्मल लॉस। फायर हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, लीकेज हो गया तो नॉर्मल लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि लीकेज होते रहता है ना। इवेपोरेशन हो गया तो नॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं होता है। अब मुझे करना क्या है, मुझे जो 1 लाख रुपए कॉस्ट आया ना वो इन दोनों में बांटना है। और आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अगर मैं याद दिलाऊं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में बेटा हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालते थे। कैसे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नॉर्मल आउटपुट करते थे। फिर से टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का मतलब इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करके जो आएगा। ठीक है, तो सपोज सपोज ये जो 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ, हाँ, इसका स्क्रैप वैल्यू है बेटा सपोज 100 रुपीज। ठीक है, और जो एबनॉर्मल लॉस 20 हुआ इसका स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपीज। अब प्रोसेस में हम कैसा करते थे, आप याद करो। प्रोसेस में पहले हम फाइंड करते थे कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब याद करो स्क्रैप वैल्यू कौन सी होती थी, प्रोसेस के क्रेडिट साइड में जो नॉर्मल लॉस वाला जो अमाउंट कॉलम होता था ना, नॉर्मल लॉस का पहले यूनिट बताते थे, बाजू में उसकी स्क्रैप वैल्यू बताते थे। वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। और नॉर्मल आउटपुट पता है कैसे आता था, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करके। इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट मिलता था, है ना। अगर मैं ये एग्जाम्पल में कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करूं, टोटल कॉस्ट हमारी 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 100 रुपीज है, राइट। नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करना है, तो 1000 गोडाउन में आया था, तो आ रहा है उसको इनपुट बोलो, है ना। तो 1000 हमारे गोडाउन में आया था यूनिट, उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 10 यूनिट्स का। 1 लाख माइनस 100, 99,900 न्यूमरेटर में आ गया। डिवाइड करेंगे बेटा 990 से, तो पर यूनिट कॉस्ट हो गई हमारी 100.909 रुपीज एक यूनिट की कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 970 यूनिट्स गुड यूनिट्स बचे गोडाउन में, आपको याद होगा हम लोग अकाउंट क्लोज करते थे, प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, जब एबनॉर्मल लॉस आता था तो हम लोग ये एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट को इसी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और जब प्रोसेस अकाउंट क्लोज करते थे तो गुड यूनिट जो आउटपुट आता था वो आउटपुट को भी इसी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता था। मैंने बताया भी था कि गुड यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस और गेन दोनों का कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। ये कॉस्ट पर यूनिट दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। 100 - 909, इसको भी मल्टीप्लाई करो एट द रेट 100 - 909।
राइट। तो देखना फ्रेंड्स, 970 इंटू 100.909, तो ये हमारा जो फिनिश गुड है 970 जो बचा हुआ है गुड यूनिट्स, इसका वैल्यू होगा 97,882 कर देंगे इसको, 97,882 रुपीज। ठीक है, और 200 मल्टीप्लाइड बाय 100.909, तो इसको 20,182 कर देंगे। ठीक है, अब आप दोनों प्लस करके देखो, 97,882 प्लस 20,182, 97,882 प्लस 20,182, राइट। एबनॉर्मल लॉस 20 इंटू 100.909, ये आएगा 2018। ठीक है, दोनों प्लस करके देख लो आप, 97,882 97,882 प्लस 2018, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा 99,900। ठीक है, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि कॉस्ट 1 लाख है, ये आया 99,900, तो बेटा नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है 100 रुपीज, वो तो आपको मिलने वाला है ना, इट्स योर रिसिप्ट। तो आपका टोटल कॉस्ट नो डाउट 1 लाख था, पर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू के वजह से टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 99,900। तो ये 99,900 को हमने गुड यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस में बाइफरकेट कर दिया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नॉर्मल लॉस का वैल्यू बताओ कितना, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू बताओ कितना, तो आप बोलना नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता है 0, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू 2018। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एबनॉर्मल लॉस कितना प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, तो आप क्या करना, इसमें से इसकी स्क्रैप वैल्यू लेस कर लेना। मैंने यहां लिखाया था एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 200। प्रोसेस कॉस्टिंग में याद करो, जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते थे, उसको क्लोज कैसे करते थे, पहले स्क्रैप वैल्यू से सेल करते थे और बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता था। सेम रूल, स्क्रैप वैल्यू रिकवर हो रही है, माइनस कर लो 1818, इतना प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। और 2018 क्या है बेटा, 2018 एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू, उसमें से स्क्रैप वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की माइनस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा 1818। क्लियर है? चल एक बार देखना, फाइंड कॉस्ट पर यूनिट। हाँ देखो, टोटल कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 100, मतलब न्यूमरेटर में हो गया 99,900, डिवाइड बाय इनपुट 1000 यूनिट और नॉर्मल लॉस 10 यूनिट माइनस किया, मतलब 990 से डिवाइड किया। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक बचा, 970 बचा, तो 970 मल्टीप्लाइड बाय वो अपना 100 पॉइंट जो आया था, है ना, कॉस्ट पर यूनिट। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस ले लिया 20 यूनिट्स और उसको वही कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये पूछा है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा एबनॉर्मल लॉस, तो फिर क्या करना, जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया था एबनॉर्मल लॉस का, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलने वाला है तो माइनस कर लो, स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है तो वो माइनस कर लो, लेकिन एबनॉर्मल लॉस वाली, क्योंकि नॉर्मल लॉस का तो स्क्रैप वैल्यू हमने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते समय ही माइनस कर दिया था। क्लियर है बेटा? आज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग रिटेल प्राइस मेथड। ठीक है, अब रिटेल प्राइस मेथड क्या है, अब खाली इमेजिन करो कि एक ग्रोसरी शॉप है, किराना शॉप है, राइट। उसके शॉप में कितने आइटम्स वो सेल करता होगा, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, है ना, ग्रेन्स, राइट, दाल्स वगैरह, कितने हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स होंगे। अगर उसको ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, उसके दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है एक एक का,
टूथपेस्ट का, ब्रश का, राइट, सोप्स का, शैम्पू का, दाल चावल का, पॉसिबल नहीं है बेटा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो वैसे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम करते हैं रिटेल प्राइस मेथड से। इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी कहा जाता है। क्लियर, राइट। तो मैं इसके स्टेप्स आपको बता रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा। हाँ देखो, स्टेप वन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे मेरे पास है ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स में 100 है और इसका अमाउंट है 1000। ठीक है, फिर हमने परचेज किया, यूनिट्स 900 और इसका अमाउंट है 9000। क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स है मान लो 800 यूनिट्स का। ठीक है, और सेल्स का अमाउंट है 16000। क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली 200 यूनिट्स बचेगा, क्योंकि डेबिट साइड में 100 और 900 1000 यूनिट्स है। 1000 में से मैंने 800 सेल कर दिया, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा 200 यूनिट्स। मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अब समझना कैसे करेंगे। स्टेप नंबर वन, फाइंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब गुड्स बेचने के लिए मेरे पास कितने अवेलेबल है, मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज की बात हो रही है। तो डेबिट साइड में आपके पास 100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, 900 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, 1000 यूनिट। ये दोनों का बेटा 1000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट और इसका टोटल सेल्स बताओ। 1000 यूनिट का टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट, इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी आप समझो, मैंने 800 यूनिट 16000 में बेचा, मतलब मैंने एक यूनिट 20 रुपए में बेचा होगा। 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट की। तो मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक और परचेज है 1000 यूनिट्स है, इन दोनों का एग्रीगेट सेल वैल्यू चाहिए, मतलब सिंपली 1000 यूनिट्स का सेल्स वैल्यू 20 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज, और इनकी कॉस्ट देखो 1000 और 9000, 10,000 है एग्रीगेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट तो 800 यूनिट का होना चाहिए ना। देखो समझो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट लाते हो ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट उतने यूनिट्स का होता है जितने यूनिट्स आपने सेल किए। बराबर है, तो आपने जो सेल किया है बेटा वो तो 800 यूनिट किया है, तो आपका एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा ना वो 800 यूनिट का होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट तो 1000 यूनिट का है ना बेटा, 1000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों मिलाया था ना मैंने, 1000 यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब समझो, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों भी पूरा बेच दिया होता पूरा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता 10,000। मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, राइट। ये आपको रेशियो निकालना आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है, टोटल सेल्स है 20,000 इंटू 100, मतलब 50% आया, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया बेटा? 50%। अभी आप समझो, जो 200 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, आप इमेजिन करो, मैंने वो किराने शॉप का आपको एग्जांपल दिया था, है ना, उसके ईयर एंड पे जो स्टॉक दुकान में बचा, उसका हर एक का इंडिविजुअली वैल्यूएशन करना उसके लिए डिफिकल्ट जाता होगा। बराबर है, एक एक डिफिकल्टी ये है। दूसरी डिफिकल्टी ये है बेटा कि उसको हर एक की कॉस्ट भी याद नहीं होंगी।
बराबर है। लेकिन उसको हर एक का सेलिंग प्राइस याद होगा। सेलिंग प्राइस तो प्रोडक्ट पे लिखा होता है, आप कभी भी देख लेना, कोई भी शॉपकीपर को है ना, सेलिंग प्राइस सबकी याद होती है, कॉस्ट शायद याद नहीं रहेगी। तो आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ, सपोज सेल्स वैल्यू भी आपके पास नहीं है, भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सेल्स वैल्यू भी नहीं है आपके पास, अगर है भी या नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास 200 यूनिट है ना, इसका सेल वैल्यू मेरे पास है। क्यों? क्योंकि दुकानदार को तो सेल वैल्यू याद रहेगी, राइट? तो आप समझो, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1, राइट? ये हो गया स्टेप नंबर 2, और लास्ट स्टेप, हाँ, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू मुझे याद है ना? देखो मेरे पास 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचे और हर एक यूनिट को मैं 20 रुपए में बेचता हूँ। मतलब बेटा 4000 रुपीज ये क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू है। लेकिन मुझे तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट फाइंड करना है। मैं कैसे फाइंड करूंगा? इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। हमने ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड किया है 50%। 4000 का 50% 2000 रुपीज माइनस कर दो, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी ये कॉस्ट। एक बार वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनना कैसे किया मैंने। मेरा ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट, उसकी कॉस्ट 1000 है। 900 यूनिट परचेज किया था, उसकी कॉस्ट 9000 है, राइट? और समझो मेरा सेलिंग प्राइस एक यूनिट का 20 रुपीज है। क्लियर है? तो क्या होगा बेटा, क्या होगा? सेल्स तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा 20 से मल्टीप्लाई करके, 16,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये तो मुझे कॉस्ट पे बताना है, या कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से बताना है। अब क्योंकि मैं प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो कॉस्ट ही लेस अमाउंट आएगा। एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस, वो ज्यादा रहेगी, कॉस्ट कम रहेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ। तो विच एवर इज लेस तो कॉस्ट ही आएगा। मुझे क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाना है, तो मैं कॉस्ट कैसे लाऊं, इसकी कॉस्ट कैसे लाऊं, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया बेटा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज का जो टोटल यूनिट है 1000, वो 1000 का पहले सेल्स निकाला। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 20 रुपए है, तो ये 1000 की सेल्स वैल्यू 20,000, और ओपनिंग स्टॉक और परचेज का टोटल कॉस्ट 10,000 है। टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया 10,000, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों अगर मैं पूरा का पूरा बेच देता, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? 10,000 रुपीज, 1000 यूनिट का। उसका परसेंटेज निकाल लो, 50% आया। अब क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू आप बता सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है ना कितने में बेचना है। तो 200 यूनिट मेरे पास जो बचे हैं, मैं उसको 20 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 4000 में बेचूंगा। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू है, उसमें से आप क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम लोग रिटेल प्राइस मेथड यूज कर सकते हैं। एक बार रीड करके बता दूं। स्टेप 1, फाइंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेस का टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो, टोटल सेल वैल्यू फाइंड कर लो। स्टेप नंबर 2, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल माइनस सेल वैल्यू, मतलब सिंपल। देखो, ये जो ओपनिंग स्टॉक और परचेज था बेटा, इसका सेल वैल्यू कितना है? 20,000। डेबिट में जो दो आइटम्स है उसका सेल वैल्यू 20,000 है, और क्रेडिट में जो मैंने 800 यूनिट सेल करा उसका सेल मैंने 16,000 करा, राइट? तो मेरे पास देखो, आप एक चीज समझो, आप ये सोच रहे होंगे सर डेबिट साइड से मैंने ये 100 यूनिट्स, है ना, उसका कॉस्ट कैसे निकाला? तो ये तो लास्ट ईयर का है ना बेटा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था ये, तो इसका कॉस्ट मुझे करंट ईयर में मिलेगा। और मैंने 900 यूनिट्स करंट ईयर में परचेज किया है, तो इसकी कॉस्ट भी मेरे पास अवेलेबल होंगी। तो मैंने ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज का सेल वैल्यू देखना है 20,000, उसमें से ये 16,000 माइनस कर देना, सेल जितना हुआ उसका सेल वैल्यू। तो आपको ये क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू अपना वैसे भी 4,000 आया, ठीक है? तो या तो जैसा मैंने बताया वैसे करो, 200 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक और सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है,
तो 4000 ऐसे भी चलेगा, या इन दोनों का टोटल सेल वैल्यू 20,000 हो रहा है, उसमें से 16,000 जो एक्चुअल सेल है माइनस कर लो, तो क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू मिलेगा। अब क्या करो, स्टेप नंबर 3, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो अपनी 4,000 थी, उसमें से प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इट, उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड है माइनस कर लो। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका जीपी का अमाउंट फाइंड कर लो, जीपी का परसेंटेज फाइंड कर लो, क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू में से वो जीपी के परसेंटेज के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेना, आपको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट है बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाले टॉपिक में किया हुआ है ऑलरेडी बेटा, आप सबको पता है। कल एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्शन के दौरान ऑटोमेटिकली इंसिडेंटली बन जाता है, हम उसको इंटेंशनली वो प्रोडक्ट को बनाते नहीं, वो ड्यूरिंग द मेन प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। राइट, जैसे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं तो केरोसिन बन जाता है, बनाते नहीं है केरोसिन को। राइट, तो केरोसिन बाय प्रोडक्ट हो गया। स्क्रैप आपको मालूम है बेटा, वेस्ट आपको मालूम है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? बाय प्रोडक्ट का, स्क्रैप का, वेस्ट का, दीज आर टू बी वैल्यूड एट एनआरवी। क्या बोला हुआ है? इसको एनआरवी से वैल्यू करना, मतलब बेचकर जितना पैसा नेट मेरे हाथ में आएगा उससे वैल्यू करना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेन प्रोडक्ट इज डन एज अंडर, फाइंड आउट, फाइंड नेट जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर लो, एनआरवी ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट माइनस कर लो, डिस्ट्रीब्यूट नेट जॉइंट कॉस्ट अमंग मेन प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट। आपको मैं जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा याद दिला दूं। अगर बाय प्रोडक्ट है आपके पास तो आप क्या करते थे पता है? उसकी सेल वैल्यू, या स्क्रैप है तो उसकी सेल वैल्यू टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो आपकी जॉइंट कॉस्ट कम हो जाएगी। वो जॉइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। अब अपोर्शन करने के 5 मेथड देखे हैं हमने, यहाँ पे हमको बोला हुआ है एएस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, यानी सेल वैल्यू मेथड। हमारे 5 मेथड में सेल वैल्यू मेथड भी था। राइट, तो सेल वैल्यू मेथड से हम क्या करेंगे, बचा हुआ जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट्स में बांट देंगे। क्लियर है बेटा? डन, तो हमारा थियरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चंस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अनसोल्ड यूनिट्स विथ एजेंट 1000, कॉस्ट पर यूनिट 10 है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज एट बैलेंस शीट डेट 8 रुपीज है, एजेंट का कमीशन है सेल्स पे 5%। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है ये हमको फाइंड करना। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो आंसर देखना फ्रेंड्स, अनसोल्ड यूनिट्स विथ एजेंट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। हम लोग रूल फॉलो करते हैं, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। राइट, तो 1000 यूनिट्स है, इंटू 10 करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। आंसर, टोटल कॉस्ट 1000 यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट 10, टोटल कॉस्ट 10,000 रुपीज। ठीक है, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करना है। 1000 यूनिट्स है, पर यूनिट वी कैन सेल इट फॉर 8 रुपीज, ये 8,000 रुपये हो जाएगा, है ना। लेकिन 8,000 रुपये सेल वैल्यू है, हमको नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करना है। आप डिफरेंस समझना, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितने में बिकेगा, 8,000 में बिकेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी बेचने के बाद आपके हाथ में कितना कैश आएगा। तो ऑब्वियसली एजेंट को कमीशन देना है 5%,
वो कमीशन जाने के बाद नेट आपके हाथ में कितना आएगा वो हमको देखना है। तो 5% इसमें से लेस करना पड़ेगा, लेस कमीशन एट द रेट 5%, 8,000 का 5%, 400, आपके हाथ में कैश आएगा 7,600। दिस इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये जो 8,000 है ना, इसको आप सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हो। नेट कब बनेगा? जब बेचने का खर्चा माइनस हो जाएगा। हाँ, अब इसमें से जो लोअर है वो ले लेना, राइट? तो ले लो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV is value of closing stock, that is rupees 7,600. डन, सिंपल है बेटा। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। T Limited, which manufactures 3 products, namely Om, Namo, and Shivai, using raw material M1, M2 and M3, यानी कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है 3 रॉ मटेरियल को यूज करके, ठीक है। respectively provides you the following information about the closing stock at 31st March 2019। हाँ, अब हमको तीनों प्रोडक्ट का और तीनों रॉ मटेरियल का हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया है, ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे हमने परचेज किया होगा। एनआरवी दिया हुआ है, राइट। रिप्लेसमेंट वैल्यू रुपीज इन लैक्स, रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया है रुपीज इन लैक्स में 12 लाख, 19 लाख, 28 lakh, 3 lakh, 5 lakh and 8 lakh, राइट। अब रिप्लेसमेंट वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कि आज अगर आपको ये प्रोडक्ट या ये रॉ मटेरियल परचेज करना है तो किस प्राइस पे मिलेगा, आज की परचेज प्राइस, राइट। और एनआरवी यानी आज आप आपका प्रोडक्ट या मटेरियल सेल करोगे, सेल करके कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। हमको फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 का आंसर एकदम सिंपल है। देखो 3 फिनिश गुड्स है। हाँ, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड, फिनिश गुड 1, फिनिश गुड 2, फिनिश गुड 3, राइट। अब ये 3 फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 3 मटेरियल लग रहे हैं M1, M2, M3 रिस्पेक्टिवली। तो फिनिश गुड 1 बनाने के लिए M1 लग रहा है, फिनिश गुड 2 बनाने के लिए M2 लग रहा है, फिनिश गुड 3 बनाने के लिए M3 हम यूज करेंगे, राइट। तो मटेरियल M1 इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड 1, M2 यूज करेंगे फिनिश गुड 2 बनाने के लिए, M3 यूज करते हैं फिनिश गुड 3 बनाने के लिए। अब फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस का रूल वैल्यूएशन का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस है। आई रिपीट, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस। इसका मतलब कॉस्ट दिया है ये हमारे काम का है, यस। एनआरवी दिया है ये हमारे काम का है, यस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे काम का नहीं है फिनिश गुड के लिए, फॉर फिनिश गुड। ये हमको इन दोनों का विच एवर इज लेस कर लेना है, राइट। पहले ये कर लेते हैं फिर मटेरियल की बात करेंगे। तो स्टार्ट करना आंसर आप लोग, एक कॉलम बना लो आइटम्स, एक कॉलम बना लेना कॉस्ट, एक बना लेना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक बना लेना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। फिनिश गुड के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको फिनिश गुड के लिए सिर्फ कॉस्ट एनआरवी देखना है। हाँ, और एक कॉलम बना लेंगे वैल्यूएशन, बराबर है बेटा। तो आप देखो ओम नाम का जो प्रोडक्ट है, ओम, नमो, शिवाय, राइट। इनका कॉस्ट लिख लो 10, 20, 30 लैक्स में, राइट। तो आप यहाँ पे हेडिंग में लिख लेना रुपीज इन लैक्स, 10, 20 लाख, 30 लाख। एनआरवी 11, 18, 27, 11, 18, 27, राइट।
ये लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिनिश गुड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस कर लेना 10। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और ऐसे भी कर सकते हो, इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना। हाँ, और वैल्यूएशन में लिख लेना यहां पर लोअर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नमो 20 और 18 विच एवर इज लोअर 18। अगेन यहां पे आप लिख लेना लोअर ऑफ ए एंड बी। सिवाय 30 27 27, अगेन सेम लोअर ऑफ ए एंड बी। राइट, अब तीन मटेरियल है, M1 M2 M3। इनका कॉस्ट है 567। एनआरवी दिया ही नहीं है, आप देखो, है ना, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं बेचने के लिए नहीं। एनआरवी मतलब बेचकर कितना पैसा नेट हमारे हाथ में आएगा, तो बेचना तो है ही नहीं, उसका एनआरवी होगा भी नहीं, रहा तो इग्नोर करना। जैसे फिनिश गुड के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, वैसे रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी रहा तो इग्नोर करना। राइट, एनआरवी की जगह पर हम हमारे लिए रिप्लेसमेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। राइट, रिप्लेसमेंट वैल्यू यानी अगर नया खरीदने गए तो कितने में मिलेगा। ऑलरेडी हमने 5 लाख में परचेस किया हुआ है, पर ये सिमिलर मटेरियल आज अगर नया खरीदेंगे तो 3 लाख में मिलेगा। M2 6 लाख में परचेस किया था, राइट, लेकिन अगर ऐसा ही M2 नया आज खरीदना है तो इट विल कॉस्ट यू 5 लाख रुपीज। राइट, यू हैव परचेस्ड M3 फॉर 7 लाख रुपीज, सिमिलर मटेरियल विल कॉस्ट यू नाउ 8 लाख रुपीज। क्लियर है? तो 358, 358। हाँ, अब आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल के लिए हम विच एवर इज लोअर करते हैं क्या? नहीं, रॉ मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया था कि फिनिश गुड अगर कॉस्ट पे वैल्यू हुआ है तो वो रॉ मटेरियल जिसको यूज करके हम फिनिश गुड बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी कॉस्ट पे होना चाहिए। अगर फिनिश गुड का वैल्यूएशन एनआरवी से हुआ है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी एनआरवी तो नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां से बताऊं, ध्यान देना, ओम बनाने के लिए M1 यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ओम का वैल्यूएशन हमने किया था 10, 10 तो कॉस्ट था ना, तो फिर M1 का वैल्यूएशन कॉस्ट से ही होगा 5। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एज एज ओम was valued at cost। ओम का वैल्यूएशन कॉस्ट से हुआ था, इसका वैल्यूएशन भी कॉस्ट से करेंगे। ठीक है, अब नमो बनाने के लिए M2 यूज कर रहे हैं, नमो का वैल्यूएशन कैसे आया था? नमो का वैल्यूएशन आया था 18, बराबर है, और 18 तो था एनआरवी, तो M2 का वैल्यूएशन एनआरवी से होना चाहिए, पर अब एनआरवी तो नहीं है। राइट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लेना 5। 5 एज रीजन एज नमो was valued at NRV। राइट, तो इसीलिए हमने M2 का वैल्यूएशन एनआरवी से करना चाहिए, एनआरवी नहीं है तो एनआरवी की जगह पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब शिवाय बनाने के लिए M3 यूज कर रहे हैं, शिवाय का वैल्यूएशन 27 किया था विच एवर इज लोअर करते करके, और 27 तो एनआरवी था, तो फिर M3 का वैल्यूएशन भी एनआरवी से होना चाहिए, एनआरवी नहीं है। राइट, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो 8। रीजन लिख लेना ब्रैकेट में, एस शिवाय वॉज वैल्यूड
एट एनआरवी। तो शिवाय को एनआरवी से वैल्यू किया, तो फिर शिवाय बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होगा उस मटेरियल का वैल्यूएशन भी एनआरवी से होगा। एनआरवी नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन, इसको प्लस कर लो, ठीक है, टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखो 10, 18, 28, 38, 48, 55, 65, इज इट 73? आप देख लो, 73 इज टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। डन बेटा, हाँ चल। क्वेश्चन नंबर 3, from the following data calculate the value of stock to be shown by item method and by group method, right? ऑलरेडी मैंने आपको ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देकर बताया था कि जब हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लेस करके, तो ये कैसे करना। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि टोटल मेथड से कभी मत करना, एग्रीगेट मेथड से कभी नहीं करना। मतलब सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड कर ली और सारी इन्वेंट्री का एनआरवी फाइंड कर लिया और विच एवर इज लेस, ऐसे मत करना, राइट। तो आइटम बाय आइटम यानी सारे आर्टिकल का, जैसे यहाँ पे 4 आर्टिकल है, राइट। अब 4 आर्टिकल मतलब 4 टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो इनका इंडिविजुअल कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस करो और जो विच एवर इज लोअर आएगा ना उसका टोटल कर लेना। या ग्रुप मेथड से कर सकते हैं। देखो ग्रुप हमको दिया है ए ग्रुप वाले 2 आइटम्स है और बी ग्रुप वाले 2 आइटम्स है। तो जो ग्रुप 1 है ए वाला, ए आइटम्स वाला, उसका एग्रीगेट, उस ग्रुप का एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट एनआरवी विच एवर इज लेस, और फिर जो ग्रुप बी है उसका एग्रीगेट एनआरवी, एग्रीगेट कॉस्ट विच एवर इज लेस, और जो विच एवर इज लोअर आएगा उसको प्लस कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते बेटा, आंसर देखो। चल आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, मैंने पहले ही बताया है एग्रीगेट नहीं करना, आइटम बाय आइटम मतलब सबका इंडिविजुअली कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस कर लो और फिर उसका एडिशन कर लेना। मतलब जो लोअर वाला वैल्यू आया उन सबका एडिशन कर लो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आइटम बाय आइटम से करेंगे। तो हेडिंग लिख लो, फर्स्ट आइटम बाय आइटम मेथड, राइट। अब 4 आर्टिकल्स है बेटा, 1, 2, 3, 4, चारों की कॉस्ट बताओ, चारों का एनआरवी बताओ, इसका लोअर कर लेना और लोअर वाले का टोटल कर लेना, खत्म। सबका इंडिविजुअल। हाँ, तो आइटम 1 का जो कॉस्ट है, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट 100 है, कॉस्ट पर यूनिट 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 इंटू 100 हो गया 10,000। अब ब्रैकेट में वर्किंग कर लेना, 100 इंटू 100। एनआरवी बेटा, एनआरवी 100 यूनिट्स है और रियलाइजेबल वैल्यू 120 है, मतलब 12,000 हो गया, है ना। 12,000 तो रियलाइजेबल वैल्यू है। वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कब बनेगा, जब आप उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस करोगे, मतलब सेल करने के लिए क्या खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब ये वर्किंग आप लोग सारा ब्रैकेट में कर लेना। कैसे ब्रैकेट में वर्किंग करेंगे, 100 यूनिट्स इंटू 120 किया, 12,000 हो गया, माइनस 8, 1/3% है, मतलब ये 8.333% भी बोल सकते हैं इसको, -8.333%, 8.333%, राइट। 11,000 आ जाएगा। इसका लोअर कर लेना 10,000। सिमिलरली बी 200 इंटू 200, 40,000, 40,000 कॉस्ट हो गया, ब्रैकेट में वर्किंग मस्ट है। एनआरवी 200 इंटू 200, रियलाइजेबल वैल्यू 40,000 है ना, उसमें से 10% माइनस कर लो। 40,000 माइनस 10% किया 36,000 आएगा। 36,000 इज एनआरवी, इसका विच एवर इज लोअर 36,000।
आर्टिकल 300 इंटू 150, कॉस्ट आ गया 45,000, ब्रैकेट में वर्किंग 300 इंटू 156, 300 क्वांटिटी इंटू 156, 46,800 हो रहा है, -8.333%, 42,900 आएगा, whichever is lower, 42,900. Last 400 into 250, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख कॉस्ट है, 400 क्वांटिटी इंटू 290 रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब बेचकर 290 मिलेंगे, 400 इंटू 290, 1,16,000, लेकिन 10% बेचने का खर्चा जाएगा, -10% किया, 1,04,400 आएगा। एनआरवी 1,04,400, इसका लोअर कर लिया 1 लाख, ये सारे लोअर का टोटल कर लो, 10,000 प्लस 36,000 प्लस 42,900 प्लस 1 लाख, 188,900, राइट? दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और हमने विचएवर इज लेस किया है, इसका मतलब आप समझो ये सारे फिनिश गुड्स है। सेकेंड, ग्रुप मेथड से करेंगे, राइट? ग्रुप में हम क्या करेंगे, सारे आर्टिकल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और जो ग्रुप रहेगा उसमें सिमिलर आर्टिकल्स रखना है हमको। तो यहां पर देखो, आर्टिकल नंबर 1 ग्रुप ए का है, और आर्टिकल नंबर 3 भी ग्रुप ए का है, तो ग्रुप ए अलग करो, ग्रुप बी का वैल्यूएशन अलग करो, ठीक है? तो पहले ग्रुप ए का करते हैं। ग्रुप ए में आर्टिकल 1 और 3 है, ग्रुप ए, राइट? इसके अंदर आर्टिकल 1, 3, इनकी कॉस्ट, इनका एनआरवी, टोटल कॉस्ट कर लेंगे, टोटल एनआरवी कर लेंगे, ठीक है? और इसका लोअर ले लेंगे। तो देखो, 1 और 3 का कॉस्ट, ऑलरेडी हमने सबके कॉस्ट फाइंड किए हैं, 1 और 3 का कॉस्ट ले लो यहां से, 10,000, 45,000, 10,000, 45,000, टोटल कॉस्ट हो गया 55,000। एनआरवी ले लो 1 और 3 का, 11,000 और 42,900, 11,000, 42,900, 53,900 आएगा, है ना? अब 55,000 और 53,900 का लोअर ले लेना, मतलब ये ग्रुप का लोअर हो गया, ग्रुप ए का इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 53,900, राइट? सिमिलरली हम करेंगे ग्रुप बी का, राइट? वही हेडिंग्स रख के कंटिन्यू कर लेते। 2 और 4 है, आर्टिकल 2 और 4, आर्टिकल 2 और 4 ग्रुप बी के है। अब इनकी कॉस्ट ले लो, 40,000 और 1 लाख, 40,000 और 1 लाख, यानी टोटल कॉस्ट आ गया ग्रुप बी का 1,40,000। एनआरवी 36,000, 1,04,400, 36,000, 1,04,400, 1,40,400, इसका लोअर 1,40,000 आएगा, ठीक है? अब दोनों लोअर, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों का लोअर प्लस कर लो, तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ग्रुप ए का 53,900
ग्रुप बी का 1,40,000, टोटल अगर कर लिया 193,900, ये हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखकर आपको समझ में आ गया होगा, हमने नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाला मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बताया था। मैंने बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे होता है वैसे करना, वैसे ही क्वेश्चन है, राइट। तो नॉर्मल लॉस दिया है 5% ऑफ इनपुट, 5,000 metric ton of input was put in process resulting in wastage of 300 metric ton। अब इनपुट 5,000 metric ton है, इसका 5% नॉर्मल लॉस होगा। अब 5,000 का 5% करो तो 250 होता, 250 metric ton इज योर नॉर्मल लॉस। आगे क्वेश्चन में दिया है कि आपका टोटल लॉस हुआ 300 metric ton का। अब 250 metric ton नॉर्मल लॉस है, टोटल लॉस 300 metric ton हुआ, है ना। टोटल लॉस इज 300 metric ton। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना, एबनॉर्मल लॉस कितना, राइट। नॉर्मल लॉस है बेटा 5% ऑफ इनपुट, यानी 250 metric ton, राइट। तो 300 में से 250 माइनस कर लिया तो 50 metric ton का एबनॉर्मल लॉस है। हाँ? आगे देखना, कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1,000। जो हमने 5,000 मेट्रिक टन खरीदा था ना, वो हमने 1,000 पर मेट्रिक टन से खरीदा था, राइट। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड, राइट। स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ यू विल वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा ये हमको बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर देखना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखना। मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ले लेना, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, यानी टोटल रॉ मटेरियल हमने कितना इशू किया, हाँ क्वांटिटी में, टोटल इनपुट, इसमें से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लेस करना। न्यूमरेटर में टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, देखो दोनों अमाउंट है, न्यूमरेटर में दोनों अमाउंट है, डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी है, टोटल इनपुट की क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो आपने कितना परचेज किया था, 500 मेट्रिक टन, राइट, और एक मेट्रिक टन 1,000 रुपीज का था, तो 500 इंटू 5,000 इंटू 1,000 कर लेना, 50 लाख रुपीज हो जाएगा, 50 लाख रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू। अब नॉर्मल लॉस आपको 250 मेट्रिक टन दिया है क्वेश्चन में, पर इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं है ना। अगर होता तो लेस करना, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कितना है, टोटल इनपुट है 5,000 मेट्रिक टन, इसमें से नॉर्मल लॉस का यूनिट लेस करो, तो नॉर्मल लॉस का यूनिट 250 मेट्रिक टन है, ठीक है। अब हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, हमको 50 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 4,750 मैट्रिक टन से। 50 लाख डिवाइड बाय 4,750, 1052.632 कर लो, है ना, या 2 डेसिमल लेना है तो 63 कर लो, 3 डेसिमल लेना है तो 632 ले सकते हो आप। क्लियर है बेटा, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमको वैल्यू करना है गुड यूनिट्स कितना है उसका, राइट, और एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस 50 मेट्रिक टन है, ठीक है।
अब गुड यूनिट्स कितना है, देखो सिंपल है बेटा, आप लोगों ने 5000 मेट्रिक टन का इनपुट यूज किया था, 300 मेट्रिक टन का टोटल लॉस हो गया नॉर्मल एबनॉर्मल मिलाकर, मतलब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 4700 मेट्रिक टन है आपके वेयर हाउस में, है ना, इनपुट में से लॉस जाने के बाद, राइट। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000 इनपुट में से 300 लॉस चला गया, मतलब 4700 को 1052.63 से मल्टीप्लाई करो, 4700 मल्टीप्लाइड बाय 1052.63, तो 4 लाख, सॉरी 49,47,361 रुपीस, ठीक है। नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी कितना था, 50 मेट्रिक टन था, इसको उसी कॉस्ट पर यूनिट से वैल्यू करना, मतलब आपने जो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड किया है वो कॉस्ट पर यूनिट गुड यूनिट्स का भी रहेगा, मतलब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा लॉस जाने के बाद, उसके लिए भी वही कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, एबनॉर्मल लॉस के लिए भी वही कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1052.63, 52,632 कर लेंगे, 52,632 रुपीस, ठीक है। अब आपको याद रखना है इसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया नहीं है बेटा, हाँ दिया नहीं है, तो दिया होता तो माइनस कर लेना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस 50 मेट्रिक टन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 1 मेट्रिक टन को स्क्रैप में मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज से बेच सकते हैं, तो 50 × 10 कर लेना 500 का स्क्रैप वैल्यू, वो आप यहां से माइनस कर लेना, अभी तो नहीं है तो निल, राइट। तो 52,632 बेटा ये पूरा का पूरा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, 52,632, क्लियर है बेटा, हाँ। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखना, द रिटेलर हैज लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्वेंट्री आइटम्स दैट हैव सिमिलर मार्जिन्स एंड फॉर विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू यूज अदर कॉस्टिंग मेथड्स, राइट। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, रिटेल प्राइस मेथड, बराबर है, या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी कहा जाता है, याद है मैंने किराना शॉप का, ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल दिया था। अब ईयर एंड पे बहुत सारे टाइप के उसके क्लोजिंग स्टॉक के आइटम्स है, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल है, बराबर है, उसको सबका सेल प्राइस याद होगा पर उसकी कॉस्ट प्राइस उसको पता नहीं होगी, है ना, तो कैसे वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा, राइट। तो क्वेश्चन देखना, द रिटेलर हैज लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्वेंट्री, किराना शॉप है ना, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है और रैपिडली चेंजिंग है, राइट, पुराना स्टॉक जा रहा है नया स्टॉक आ रहा है, दैट हैव सिमिलर मार्जिन्स, और सबके मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब जो पुराना बेच रहे हो आप नया खरीद रहे हो उनका प्रॉफिट मार्जिन सबका सिमिलर है, ऑन एंड फॉर विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू यूज अदर कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, वो फीफो लीफो मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है, हाँ। He furnishes the following details for the year 2011-2012. ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है 10,000 आइटम्स, उसकी कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपीज पर यूनिट, और रिटेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस है 80, परचेसेस दिया है 1 लाख यूनिट, 60 कॉस्ट पर यूनिट है और उसका सेलिंग प्राइस है 100, सेल्स दिया है 86,40,000, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट एज पर रिटेल
मेथड, याद रखना इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस, है ना, ये दोनों का एग्रीगेट सेल वैल्यू बताना है। उसमें से दोनों का ही एग्रीगेट कॉस्ट माइनस करना, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, राइट, इतना करेंगे स्टेप नंबर 1 हो जाएगा अपना। हाँ, तो स्टार्ट करो स्टेप नंबर 1। सेल्स वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस, राइट। देखो, ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है और 80 उसकी सेलिंग प्राइस है, 10,000 इंटू 80, प्लस परचेस के यूनिट्स 1 लाख है और उसकी सेलिंग प्राइस है 100, 1 लाख इंटू 100, राइट। एग्रीगेट सेल वैल्यू दोनों का मिलाकर कितना होता है, देखो 10,000 इंटू 80 और 1 लाख इंटू 100, टोटल 1 करोड़ 8 लाख हो जाएगा रुपीस। 1 करोड़ 8 लाख, इसमें से इसी दोनों का कॉस्ट लेस कर लो, लेस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस। तो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 10,000 और उसकी कॉस्ट देखना क्वेश्चन में दिया है 50, राइट। 10,000 इंटू 50, परचेज की क्वांटिटी 1 लाख है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट है 60। 10,000 इंटू 50 5 लाख हो गया और 1 लाख इंटू 60 करेंगे 60 लाख हो जाएगा, 65 लाख। 65 लाख। हम्म, सेल में से कॉस्ट माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। हाँ, तो 1 करोड़ 8 लाख माइनस 65 लाख, 43 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका जीपी रेट फाइंड कर लेना, ग्रॉस प्रॉफिट रेट यानी इसका परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 43 लाख, सेल्स 1 करोड़ 8 लाख इंटू 100, तो 43 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 8 लाख इंटू 100, 39.815 कर लेना, 39.815%, है ना। वैसे 8148 है, मैंने 4 को राउंड कर दिया है, 39.815%, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। ठीक है बेटा, अब आप समझो, एकदम सिंपल सा पार्ट है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताऊं, राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेस के सेल वैल्यू में से, आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक और परचेस के सेल वैल्यू में से क्रेडिट साइड में जो सेल है, ये तो एक्चुअल सेल है, क्रेडिट साइड में जो सेल है वो तो एक्चुअल सेल है ना। ओपनिंग स्टॉक और परचेस के एग्रीगेट सेल वैल्यू में से क्रेडिट साइड का सेल माइनस कर दूं तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू मिल जाएगा, राइट। मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेस का सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, राइट, और इन दोनों का टोटल सेल वैल्यू। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेस के सेल वैल्यू में से एक्चुअल सेल लेस कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू मिल जाएगी आपको। दिस इज योर स्टेप 2।
फाइंड सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो 1,08,00,000 जो था ये ओपनिंग स्टॉक और परचेस का सेल वैल्यू था, इसमें से एक्चुअल सेल वैल्यू 86,40,000 लेस करो, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा सेल वैल्यू पे 1,08,00,000 minus 86,40,000 and this comes to 21,60,000। अब 21,60,000 जो है बेटा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन सेल वैल्यू पे है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लेस पे होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट पे सेल हो रहा है बेटा, 39.815% प्रॉफिट। जब प्रॉफिट पे सेल होता है तो कॉस्ट कभी भी कम होता है, सेल वैल्यू ज्यादा होती है, तो विचएवर इज लेस जो आएगा वो आपका कॉस्ट ही आएगा। तो बोलने का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक को मुझे कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा। अभी ये सेल वैल्यू पे है, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर लूंगा एट द रेट 39.815%। 21,60,000 माइनस 39.815%, 8,60,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये लेस कर लेना। आप चेक करो 13 लाख बचता है क्या? हाँ, 13 लाख रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 13 लाख विल बी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो डन। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 खत्म हो गया है ना, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, पूरा एएस भी देख लिया, राइट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड एएस जो है AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो